कभी कभी गुलाबी, नीले, पीले रंगों में लिपटे हुए शब्द शहद में भीगे हुए से महसूस होते हैं। यह चंद शब्द जीवन में ऐसी जादू की छड़ी घुमाते हैं कि जिंदगी का फ्लेवर ही बदल जाता है। प्रेम और संवेदनाएं ऐसी चीजें हैं जो जीवन में आए बड़े से बड़े अवसाद और दुख को धो देती है। जो जिंदगी कभी रेंग भी नहीं सकती थी, वह प्रेम के पंख लगते ही उड़ने लगती है। इन्हीं रंगों और मिठास का इंतजार करते करते सुमन अपने ही जीवन से नाउमीद होती जा रही थी। दोपहर के 2 बजे थे। घर पर कोई भी नहीं था। सुमन का कमरा उसकी ही तरह फैला हुआ था। कमरे की हालात देखकर ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कोई जंग लड़ी गई हो, पर असली जंग तो सुमन के मन मस्तिष्क में चल रही थी। सुमन 30 वर्षीय युवती थी जो आज के परिप्रेक्ष्य में सर्वगुण संपन्न थी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमेशा क्लास में अव्वल आती थी। इंजीनियरिंग की डिग्री भी उसने अच्छे नंबरों से पास की थी। अच्छी कंपनी में नौकरी भी कर रही थी और अच्छा खासा कमा भी लेती थी। ऑफिस में लोग उसके काम को काफी मानते भी थे। अगर सब कुछ सही था तो सुमन की जिंदगी इतनी बिखरी हुई क्यों थी? आप सुन रहे हैं कहीं अनकहीं, सुकून भरी कहानियों की दुनिया, और मैं हूं आपकी हमसफर वर्षा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का एक नया सफर। सुमन अपने बिस्तर पर किसी फटी चादर सी बिछी हुई थी। आंखों के नीचे आया कालापन बता रहा था कि वह कई रातों से सोई नहीं थी। बिखरे हुए बाल, सूजी आंखें उसके रूप को भयावह बना रही थी। उस बेहोशी की अवस्था में भी उसके कानों में बड़ी माँ के कहे शब्द गूंज रहे थे। छोटी बहू, अपनी बिटिया को अब तुम जोगनी बना दो। शादी ब्याह तो इसका होने से रहा। हम कब से कह रहे थे, इतना पढ़ने लिखने पर पैसा झोंकने से अच्छा है कि इसका वजन कम करने के लिए ही 2 कौड़ी कमाते थे। कम से कम शादी तो हो जाती लड़की की। बोल बोल कर हमारी तो जुबान ही सूख गई है कि शादी डिग्री देकर ना होती, उसके लिए रंग रूप और सुडौल शरीर की जरूरत होती है। 30 की हो गई है, क्या छाती पर मूंग दलने दो उम्र भर? सुमन के वजन के कारण ना सिर्फ उसे बल्कि उसके माता पिता को भी उल्हानों का सामना करना पड़ता था। सुमन अपने शरीर के वजन से उतनी परेशान नहीं थी जितनी परेशान वह समाज और रिश्तेदारों के तानों के वजन से थी। बार बार अपने माता पिता को बिना किसी गलती के सबके सामने सिर झुकाकर खड़े देखना उसके लिए अब दुभर होता जा रहा था। ऐसा नहीं है कि सुमन ने अपना वजन कम करने के लिए कुछ नहीं किया। उसने जुम्बा, जिम, योगा सब आजमाया, पर वजन है कि हिलने का नाम नहीं ले रहा था। समय के साथ सुमन का यह वजन उसका अवसाद बन गया। घर वालों के अथक प्रयासों के बावजूद उसका रिश्ता भी कहीं नहीं हो पा रहा था। शुरुआत में तो सुमन सबसे लड़ती झगड़ती, सबको ऊट पटांग जवाब देती, पर धीरे धीरे वह बिल्कुल चुप हो गई। आज बड़ी माँ के कटु शब्दों ने तो जैसे जहर का काम कर दिया। यह हलाहल वह आज पचा नहीं पा रही थी। वह कुछ सोचते हुए अपनी बिस्तर से उठी, अलमारी से एक दुपट्टा निकाला और उससे पंखे पर एक फंदा बनाया। उसने आज अपने जीवन को खत्म करने का निर्णय ले लिया था। बिस्तर पर स्टूल रखकर उस पर खड़ी हो ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। सुमन ठिठक गई। उसका मस्तिष्क अपनी संवेदनाओं में नहीं था। स्थिति के साथ तालमेल बैठाने में उसे कुछ समय लगा। तब एक बार फिर घंटी बजी। सुमन को लगा कि शायद घर वाले जल्दी लौट आए। उसने अपने आप को संभाला, आंखें पोंछी, पंखे से फंदा उतारा और दरवाजे की ओर चल दी। घंटी फिर से बजी। सुमन ने जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर खड़ा व्यक्ति झुंझलाहट में बोला, क्या मैडम, कितना टाइम लगा दिया? आप एक पार्सल के पीछे क्या अपना पूरा दिन बर्बाद कर दें? ऐसा कहते हुए उसने सुमन के हाथ में एक पैकेट थमाया और चला गया। सुमन ने पार्सल देखा। वह उसी के नाम का था। उसे जिज्ञासा हुई कि उसे कौन और क्या भेज सकता है। उसने खाकी रंग का लिफाफा खोला तो अंदर सफेद रंग का एक और लिफाफा था, जिस पर हरे रंग का एक पोस्ट इट नोट भी लगा हुआ था, जिस पर कुछ लिखा था। सुमन ने उसे बिना पढ़े ही अलग रख दिया और सफेद लिफाफा खोला। लिफाफे में सुमन की डिग्रियां और सर्टिफिकेट्स थे। उसे देखते ही सुमन को याद आया कि अभी कुछ दिनों पहले वह इंटरव्यू देने गई थी और उसकी पूरी फाइल ही कहीं खो गई थी।
डिग्रियों को देखते हुए वह सोच रही थी कि अब मेरे यह सब किस काम का, मैं इनका क्या करूं? मेरे लिए अब यह सब बेमानी है। ये कागज के टुकड़े समाज में मुझे इज्जत तो नहीं दिला सकते हैं और ना ही मेरी शादी करवा सकते हैं। चाहे सुमन कुछ भी सोच रही हो, पर आज डिग्रियों के उस पैकेट ने उसका जीवन बचा लिया था। अब उसका मस्तिष्क कुछ शांत हुआ। वह हाथ मुंह धोकर कमरे में लौटी तो उसे याद आया कि उसे पैकेट के साथ एक पोस्ट इट नोट भी मिला था। वह सफेद लिफाफे पर चिपके उस पोस्ट इट नोट को पढ़ने लगी। हेलो सुमन जी, मुझे आपकी फाइल बस की सीट पर मिली। आपका नाम और घर का पता मुझे आपकी फाइल से ही मिला। आप फाइल मिलने की सूचना मुझे ज़रूर दें। अपना पता व फ़ोन नंबर भेज रहा हूँ। आशुतोष। उस संदेश में कोई खास बात तो नहीं थी, पर पता नहीं क्यों सुमन के सूखे मुरझाए होंठों पर एक मुस्कान आ गई। यह कैसा एहसास था, उसे वह समझ नहीं पा रही थी, पर जो भी था उसे वह अच्छा लग रहा था। एक पोस्ट इट संदेश ने धीरे धीरे सुमन के जीवन में रंग भरने शुरू कर दिए थे। सुबह की घटना को रात तक सुमन भूलती गई। अपने बिस्तर पर जब लेटी तो पोस्ट इट उसके हाथ में ही थी। वह बार बार संदेश पढ़ रही थी। कुछ सोचकर वह बिस्तर से उठी और अपने टेबल पर गई। अपने दराज से पोस्ट इट निकाला और उस पर लिखना शुरू किया। हेलो आशुतोष, मेरी फाइल लौटाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे भेजकर आपने मेरी बहुत मदद की है। सुमन। लिफाफा सुमन ने एक अनजानी अपेक्षा से भेजा था। अपेक्षा जवाब की। 8-10 दिनों तक कोई जवाब नहीं आया तो सुमन ने खुद को समझाया, मैं भी कैसी पागल हूं, कोई भला धन्यवाद का जवाब क्यों भेजेगा। ये तो बहुत सामान्य सी घटना थी कि किसी राह चलते को मेरी फाइल मिली और उसने इंसानियत के नाते मुझे वो वापस भेज दी। लेकिन यह बात तो है कि वह पोस्ट इट संदेश जरूर ईश्वर ने ही भिजवाया है, क्योंकि उस एक संदेश ने मुझे उस समय अपनी बेहोशी से बाहर निकाला। खुद को ऐसा समझाकर सुमन ने फिर से एक बार अपने थके हुए जीवन को जीना शुरू किया। फिर एक बार वही लोगों के ताने और हर कदम पर वजन कम करने के उपाय देते शुभचिंतक। वजन बढ़ने के डर से सुमन ने खाना छोड़ दिया। कसरत करते करते दर्द से बेहाल हो गई। फिर भी वजन है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस पर से उसे शादी के लिए रिजेक्ट करने वालों की फहरिस्त बढ़ती ही जा रही थी। सुमन अक्सर सोचती कि समाज दूसरों से बुरा व्यवहार करने वाली सुंदर स्त्री को स्वीकार करता है, पर जरा रूप रंग में 19-20 हुआ तो स्त्री रिजेक्ट हो जाती है। उसके मन में यह बात पक्की हो गई थी कि मोटे भद्दे लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं है और ना ही उन्हें कोई स्वीकार करता है। सुमन की सोच बिल्कुल गलत नहीं थी, पर उसे मालूम ना था कि जीवन उसे बहुत सुंदर उपहार देने वाला है। तो कहते हैं ना, जब रात सबसे ज्यादा काली होती है तभी खूबसूरत सवेरा होता है, और वह सवेरा सुमन के जीवन में भी आया। दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने दरवाजा खोला और सुमन को आवाज लगाई, सुम्मी, ओ सुम्मी, देख तेरे लिए कोई लिफाफा आया है। सुमन ऑफिस जाने की तैयारी में थी। वह आवाज सुनते ही दरवाजे की ओर लपकी। उसे अंदेशा हो गया था कि वह लिफाफा किसने भेजा है। उसने लिफाफा लिया और उसे खोला। इस बार लिफाफे के अंदर 2 पोस्ट-इट लगे थे। सुमन की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और पोस्ट-इट संदेश पढ़ने लगी। हेलो सुमन जी, आपका जवाब देखकर अच्छा लगा। क्षमा चाहता हूँ कि मुझे जवाब भेजने में ज़रा देर हो गई। वैसे आपकी लिखावट बहुत सुंदर है। आपके सर्टिफिकेट से पता चला कि आप पढ़ने लिखने में भी काफ़ी अच्छी हैं। अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आप कहीं नौकरी करती हैं? इस सवाल का जवाब तो सुमन को देना ही था। सुमन ने तुरंत अपने दराज से पेन और एक चटकीले रंग का पोस्ट-इट निकाला और उस पर अपने बारे में सारी जानकारी लिख भेजी। अब संदेशों का यह सिलसिला निरंतर चलने लगा। उन 2-3 पंक्तियों के संदेश का सुमन बेचैनी से इंतजार करती थी। उसके जीवन में एक अनदेखी, अनजानी सी लहर आ गई थी। वह इस पोस्ट-इट रिश्ते में खुलकर सांस ले रही थी।
उसे पता था यहाँ कोई उसके रंग रूप या वजन को जज नहीं करेगा। सुमन के जीवन से निराशा और अवसाद धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। पोस्टिट के उन संदेशों ने जैसे जादू की छड़ी ही घुमा दी थी। अब ना तो उसे अपना मोटापा दिखाई देता और ना ही लोगों के ताने अब चुभते थे। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, संदेशों में भावनाओं की आंतरिकता और आत्मीयता बढ़ने लगी थी। पोस्टिट का गुलाबी रंग सुमन के गालों पर भी दिखने लगा था। सुमन ने उन पोस्टिट संदेशों को अपने संदूक में बड़े प्रेम से सजा कर रखा था। उसके लिए आशुतोष किसी परी कथा सा था। आशुतोष भी खुद को सुमन की ओर आकर्षित महसूस कर रहा था। संदेशों की चाशनी से दोनों के जीवन में मिठास घुल गई थी। सुमन आजकल चहकी चहकी रहती थी। पूरे 2 महीनों तक संदेशों के जरिए बात होती रही। फिर एक दिन आशुतोष ने संदेश में अपना फोन नंबर लिख भेजा और सुमन से बात करने की इच्छा व्यक्त की। सुमन का दिल जोरों से धड़का। उसके मन में रंग बिरंगी तितलियां उड़ने लगी। वह खुशी के 7वें आसमान पर थी। वह सोचती, जो आज तक शब्दों का ताना बाना बुनता था, सपनों को सजाता था, अब उसकी आवाज सुनने को मिलेगी। अब पोस्टेड संदेशों की कोई आवश्यकता नहीं थी। दोनों हर रोज फोन पर काफी देर तक बातें करते। आशुतोष को अब सुमन बहुत पसंद आने लगी और सुमन बिना किसी यथार्थ की चिंता किए बातों ही बातों में आशुतोष को अपना दिल दे बैठी थी। वह पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने उसे आदर दिया था, उसके गुणों को सराहा था। प्रेम की इस अलौकिक अनुभूति में वह अपने भौतिक शरीर को भूल ही गई थी। वह भूल रही थी कि आशुतोष ने अभी उसे देखा नहीं है। वैसे सुमन देखने में अच्छी थी। घुटनों तक बाल जो हमेशा गुथे रहते थे, शांत स्वभाव उसके चेहरे को खूबसूरत बनाता था। मोटी काली पानीदार आंखें और आजकल जो उसके होठों पर मुस्कान रहती थी, वह उसके रूप में 4 चांद लगाती थी। उसकी सुंदरता का तो कोई जवाब ही नहीं था। इतनी सुंदरता के बावजूद वह अपने वजन के कारण अपने ही शरीर में असहज महसूस करती थी। वह असहजता शायद वजन की नहीं थी, असहजता थी समाज में मिली अस्वीकृति की। चाहे जितनी भी बातें कर ली जाए, पर हर रिश्ते का एक नियत भविष्य होता है। भविष्य के इस मुकाम को पाने के लिए प्रत्येक संबंध को आगे बढ़ाना पड़ता है। चाहे जितना सुकून मिले, एक जगह रुका नहीं जा सकता। ऐसे ही कुछ सुमन के साथ भी हुआ। शाम को 7 बजे रोज की तरह सुमन के फोन की घंटी बजी। सुमन जानती थी फोन आशुतोष का है। उसने चहकते हुए फोन उठाया। कुछ बातचीत हुई और उसके बाद आशुतोष बोला, सुमन, अब बहुत हुआ यह सब। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हमारे बीच के इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूँ। एक ही शहर में रहकर आज तक हम मिले नहीं हैं। मुझे तुम बहुत पसंद हो। हमारे बीच की यह डोर मैं और पक्की करना चाहता हूँ। तुम्हारी समझदारी, तुम्हारी सहजता मुझे आकर्षित करती है। मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे मिलने आओगी? इतना सुनते ही सुमन के हाथ कांपने लगे, गला सूख गया, सांस फूल गई। उसने कोई जवाब दिए बिना ही फोन काट दिया। आशुतोष उसे बार बार फोन लगाता रहा और सुमन हर बार फोन काट देती। सुमन को अचानक उसका बेडौल शरीर अधिक कुरूप लगने लगा था। उसने फोन पर आशुतोष के संदेश देखे, जिसमें उसने मिलने की जिद पकड़ ली थी। वह कुछ और सुनना ही नहीं चाहता था। आशुतोष की बातों ने सुमन को हिला कर रख दिया था। कुछ दिनों से मिले प्रेम के एहसास को वह खोना नहीं चाहती थी। वह सहमी सी दर्पण के आगे जाकर खड़ी हुई। अपनी छवि दर्पण में देखते ही उसके मन में रोष उत्पन्न हुआ। वह बोली, तुम एक बार फिर से मेरे और मेरे खुशियों के बीच आ ही गए। मुझे इस मोटापे से नफरत है। तुमसे ज्यादा घृणित वस्तु मैंने आज तक नहीं देखी। क्या मुझे कभी तुमसे छुटकारा नहीं मिलेगा? इतना कहकर सुमन वहीं टूटकर बिखर गई। उसे पूरा यकीन था कि आशुतोष उसे देखते ही नफरत करने लगेगा। तो इससे पहले कि बाकी लड़कों की तरह आशुतोष उसे रिजेक्ट करे, सुमन ने आशुतोष के फोन न उठाने का फैसला कर लिया। आशुतोष ने सुमन से बात करने के लिए फिर से पोस्टेड संदेशों को भेजना शुरू किया।
सुमन ने सभी संदेश बिना पढ़े ही डस्टबिन में डाल दिए। सुमन फिर से एक बार किसी शिला की भांति कठोर बन गई। अपनी भावनाओं को उसने बर्फ बना दिया था। आशुतोष से बात किए सुमन को 15 दिन हो चुके थे। अपने जख्मों के साथ जीवन जीने का संतुलन उसने बना लिया था। कुछ दिनों बाद आशुतोष के फोन आने भी बंद हो गए। एक दोपहर जब सुमन अपने ऑफिस के काम में व्यस्त थी तो ऑफिस बॉय आया और बोला, सुमन मैडम, कोई आशुतोष जी आपसे मिलने आए हैं। मैंने उन्हें बाहर रिसेप्शन में बिठाया है। यह सुनना था कि कुछ क्षणों के लिए जैसे सुमन की आत्मा शरीर से बाहर निकल गई। वह सुन्न बैठ गई। जैसे ही होश में आई तो सोचने लगी, क्या करूं? जाऊं या ना जाऊं? क्या भाग जाऊं? बहुत सारे उल जुलूल विचारों के बाद सुमन धीरे धीरे चलते हुए बाहर आई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वह बाहर आई उसकी नजर आशुतोष पर पड़ी। एक क्षण के लिए तो वह मंत्र मुग्ध हो गई। उसका भोला चेहरा सुमन को फिर से एक बार प्यार की आंधी में उड़ाए ले जा रहा था। तभी आशुतोष ने सुमन को देखा, उसकी ओर बढ़ा। उसने पूछा, आप सुमन है ना? सुमन ने हाँ में सिर हिलाया। आशुतोष ने सुमन का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर एक कोने में ले गया। सुमन को आशुतोष का यह स्पर्श रोमांचित कर रहा था। वह होश में आई जब आशुतोष ने उससे पूछा, सुमन, यही बातें करनी है या कहीं बाहर चले? सुमन ने कहा, बाहर चलते हैं। चलते चलते आशुतोष ने सुमन से पूछा, क्या चल रहा है ये सब? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? सुमन ने बहुत हिम्मत जुटाकर कहा, क्या मुझे देखने के बाद भी तुम मुझसे बात करना चाहते हो? आशुतोष ने कहा, क्या फर्क पड़ता है? और क्या तुम सिर्फ इस वजह से बात नहीं कर रही हो? और मैं ना जाने क्या क्या सोच रहा था। कितना घबरा गया था मैं यार। सुमन ने आगे कहा, मैंने कई बार सोचा कि तुम्हें बता दूं कि मैं सुंदर नहीं हूं। मेरा शरीर बेडौल है। मैं तुम्हारे क्या किसी के भी लायक नहीं हूं। पर तुम्हें खो देने के भय ने मुझे कभी कुछ कहने ही नहीं दिया। जब तुमसे बात करती तो सब कुछ भूल जाती। इतना कहकर वह फफक कर रोने लगी। आशुतोष ने अपनी दोनों हथेलियों में सुमन का चेहरा उठाया और बोला, तुम मुझसे बात करते समय शरीर के बारे में क्यों भूल जाती थी पता है? क्योंकि हमारा रिश्ता शरीर का है ही नहीं। तुम्हारे प्रति मेरा खिंचाव और जुड़ाव तुम्हारी आंतरिक सुंदरता से है। तुम इतनी सुंदर हो कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तुम्हारा मन और शरीर दोनों ही बहुत खूबसूरत है। मुझे तुम्हारी जरूरत है यार। सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे आशुतोष किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रहा था। वह पथराई आंखों से आशुतोष को एकटक देख रही थी। आशुतोष ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, सुमन, यह मत सोचना कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रहा हूं। इस रिश्ते के लिए हाँ तभी कहना जब तुम चाहती हो, किसी दबाव में नहीं। मैं भी कोई स्वर्ग से उतरा हुआ तो नहीं हूँ, ऐब तो मुझ में भी है, और मैं किसी फिल्म स्टार जैसा भी तो नहीं दिखता। आशुतोष की इस बात पर दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगे। जाते समय आशुतोष ने सुमन के हाथ को प्यार से सहलाते हुए कहा, सुमन, हमारा रिश्ता पोस्टइट के उन रंग बिरंगे संदेशों की तरह ही होना चाहिए, जिसके एक एक शब्द में छिपे रंग और जज्बात कभी भुलाए नहीं जा सकते। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर जाने लगे। अब पोस्टइट का गुलाबी रंग फिर से एक बार सुमन के गालों को गुलाबी कर रहा था।